जय श्री राम दोस्तों। हमारे YouTube चैनल के दर्शकों, समस्त भारतवासियों और विश्व के तमाम जनता को हमारे श्री रामलला के मंदिर के पुनः प्राण प्रतिष्ठित होने पर हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां। भगवान श्री राम आप सभी के जीवन में तमाम ऐश्वर्य उन्नति प्रदान करें। पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हमारे भारतीय रेल की शुरुआत कैसे हुई थी, इसके बारे में आज हम आपको थोड़ा अलग हटकर बताएंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा रेल जो है वो पूरे भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है। इस रेल का प्रयोग प्रतिदिन करोड़ों की संख्या में लोग करते हैं और इस रेल को सूचीबद्ध तरीके से, सही तरीके से चलाने के लिए लाखों लोगों का परिश्रम लगता है, जिसमें कुछ सिस्टम के अंदर होकर के मेहनत करते हैं और कुछ सिस्टम के बाहर होकर। तो सिस्टम के अंदर होकर जो लोग काम करते हैं, आज हम आपको उसके बारे में बताएंगे। मित्रों, हमारा भारतीय रेल जो है, इसमें इसके कर्मचारियों को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। 4 कैटेगरी कौन कौन से हैं? कैटेगरी 1 में है ग्रुप ए ऑफिसर्स, ग्रुप बी ऑफिसर्स, ग्रुप सी एम्प्लॉय एंड ग्रुप डी एम्प्लॉय। दोस्तों, हम इनके बारे में आपको एक एक करके बताते हैं कि इसका सिलेक्शन कैसे होता है, इसका सिलेक्शन कौन करता है और इस कैटेगरी में आने के लिए आपके पास क्या पात्रता होनी चाहिए। मित्रों, जैसा कि हमने आपको बताया कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी, इन 4 कैटेगरी में भारतीय रेल के सरकारी कर्मचारियों को बांटा गया है। दोस्तों, ग्रुप ए और ग्रुप बी, इसमें जो है अधिकारी वर्ग यानी कि क्लास 1 ऑफिसर एंड क्लास 2 ऑफिसर्स, ये दोनों आते हैं। क्लास 1 ऑफिसर जो है वो ग्रुप ए में, उनको गेजेटेड पावर होता है, यानी कि किसी भी चीज का अटेस्टेशन करने का पावर होता है और इनके पास बहुत बड़ी शक्तियां हैं। इनका जो भी लेटर वगैरह बनता है वो प्रेसिडेंट के नाम से बनता है। लेटर यानी कि ज्वाइनिंग लेटर, ट्रांसफर ऑर्डर, या ये समझिए एक शब्द में कि ये भारत के राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करते हैं। नंबर 2 है ग्रुप बी। ग्रुप ए और ग्रुप बी अगर देखा जाए तो एक ही जैसा है, क्योंकि दोनों के पास अटेस्टेशन पावर है और ये दोनों एडमिनिस्ट्रेटिव में रहते हैं। लेकिन अंतर है कि ग्रुप ए के पास शक्तियां ज्यादा हैं और ग्रुप बी के पास शक्तियां कम है। अब आइए नंबर 3 ग्रुप सी पर। ग्रुप सी एम्प्लॉय जो है वो लोग काम करते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा इसके मुकाबले कम। और ग्रुप डी एम्प्लॉय जो है वो सबसे अधिक काम करते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि इनका सिलेक्शन कैसे होता है, कौन सी अथॉरिटी इनको हायर करती है, हायर मतलब अपने सिस्टम के अंदर लाती है। इस चीज के बारे में हम आपको बताते हैं। हम सबसे पहले शुरुआती दौर यानी कि ग्रुप डी से करेंगे और ग्रुप डी से करके ग्रुप ए की तरफ बढ़ेंगे। मित्रों, हमने आपको भी बताया कि ग्रुप ए, बी, सी और डी का क्या काम होता है, कैसे रहता है। अब हम आपको इसमें बताते हैं कि इसका सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया है, यानी कि आपके पास क्या चीज योग्यता होनी चाहिए जो आप ये चीज पा सकते हैं। ग्रुप डी जो है, इसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कहते हैं। इनका काम शारीरिक रूप से ज्यादा होता है, ठीक है। ग्रुप डी में सेलेक्ट होने के लिए, हाँ, एक बात आपको और बताता हूं कि ग्रुप डी का जो एग्जाम होता है वो आरआरसी लेती है। आरआरसी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट से, रेलवे भर्ती से। हर 18 जोन है, 18 जोन का अपना अलग अलग आरआरसी है। तो इसमें क्या है, आपके पास मिनिमम 10th की डिग्री यानी कि मैट्रिक पास होना चाहिए। 10th क्लास का सर्टिफिकेट आपके पास मिनिमम होना चाहिए प्रेजेंट समय में, तब आप आरआरसी के फॉर्म यानी कि ग्रुप डी के फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। उसके बाद इसमें और भी रास्ते हैं ग्रुप डी में आने के लिए। अगर आपके पास स्पोर्ट्स कोटा यानी कि खेल कूद का अगर प्रमाण पत्र है, वो कम से कम राज्य स्तर का होना चाहिए, यानी कि आप राज्य स्तरीय खिलाड़ी होने चाहिए या फिर नेशनल लेवल, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी होंगे, तो भी आपको साल 2 साल पर एक बार उनका अलग से फॉर्म आता है जिसमें आप ग्रुप डी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। उनके अलावा एक और रास्ता है जो है भारत स्काउट्स एंड गाइड। भारत स्काउट्स एंड गाइड आप लोग सुने होंगे, अगर नहीं सुने हैं तो मैं आपको बताता हूं। भारत स्काउट गाइड एक ऐसी संस्था है जो बच्चों को, छोटे बच्चों को, उन्हें राष्ट्र सेवा के निर्माण के लिए तैयार करते हैं। उनमें सेवा भाव, कैसे डिसिप्लिन लाना है, कैसे किसी चीज को हैंडल करना है, इन सारी चीजों की ट्रेनिंग शुरू से ही दी जाती है।
तो उसमें अगर आपके पास प्रेसिडेंट सर्टिफिकेट है, यानी कि राष्ट्रपति अवार्डी हैं आप, या फिर हिमालयन गुड बैच है, तो भी आप ग्रुप डी फॉर्म के लिए एलिजिबल होते हैं। ग्रुप डी की एक और बड़ी मजेदार बात बताता हूं आपको कि लगभग 1990 के पहले ग्रुप डी का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आता था, क्योंकि जब भारत आजाद हुआ था उस समय इस तरह का कुछ भी नहीं था। ग्रुप डी कर्मचारियों को वहां के बड़े अधिकारी जैसे एसएससी या फिर एडीएन, डीएन, जो उस समय रसूख वाले माने जाते थे, वो लोग इस तरह ही रख लिया करते थे। यानी कि काम के अनुसार, अगर काम देख रहे हैं कि यहाँ पर 50 लोगों का काम है, तो वहां स्थानीय स्तर पर जो 50 लोग हैं उनमें से जो उस योग्य पाए जाते थे उनको इस तरह ही चुन लिया जाता था। उस समय उनका कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं देखा जाता था, ना ही उनका कोई बैकग्राउंड देखा जाता था। अगर वो शारीरिक रूप से फिट है, मानसिक रूप से फिट है, तो उस ड्यूटी के लिए एलिजिबल है। लेकिन समय बदलने के साथ साथ जब आरआरसी की स्थापना हुई तो इसमें पहले तो क्लास 5 लगाया गया, फिर जब देखा गया कि नहीं लोग का आना इसमें शुरू हो गया तो फिर बढ़ाकर उसे क्लास 8 तक रखा गया, और प्रेजेंट टाइम में ये क्लास 10 है। इसमें जाने के लिए पहले आपका एग्जाम होता है, रिटन एग्जाम। वो क्रैक करने के बाद जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होते हैं उसे फिजिकल टेस्ट पास करना पड़ता है। फिजिकल टेस्ट में उनका रनिंग होता है और साथ में कुछ वजन भी उठाकर उनको दिया जाता है चलने के लिए। इन दो क्राइटेरिया को पार करने के बाद इनका फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन में फिट पाए जाने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और वेरिफिकेशन के बाद फिर मेरिट लिस्ट बनता है, और फिर ये जाकर जिस बोर्ड के लिए अप्लाई किए थे वहां पर ये ज्वाइन करते हैं। ये रहा ग्रुप डी का प्रेजेंट में। इसमें आपके पास मैंने बताया कि मिनिमम 10th होना चाहिए, और उससे ऊपर जितनी भी डिग्रियां हैं आप एलिजिबल हैं, लेकिन मिनिमम तो 10th होना चाहिए। दोस्तों, लगभग भारतीय रेलवे में लगभग 10 लाख कर्मचारी काम कर रहे हैं, जिसमें अधिकारी भी हैं और कर्मचारी भी हैं। अधिकारियों की संख्या कम है और कर्मचारियों की संख्या अधिक। तो आइए ग्रुप सी के बारे में बताते हैं आपको। मित्रों, ग्रुप सी का एग्जाम जो है वो आरआरबी के द्वारा लिया जाता है। आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ठीक है। अब देखिए, आप आरआरबी के लिए अलग अलग क्राइटेरिया रखी गई है। जिस तरह 10th में मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th होना चाहिए था ग्रुप डी के लिए, उस तरह से ग्रुप सी के लिए भी कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन है, जिससे आप पूरा करके एग्जाम निकालकर आप अलग अलग पोस्ट पर जा सकते हैं। जैसे सबसे पहला है जो वो है 10th एंड आईटीआई और डिप्लोमा। 10th आईटीआई और डिप्लोमा ये टेक्निकल कोर्स यानी कि लोको पायलट टेक्नीशियन के लिए जरूरी है। आपके पास ये मिनिमम होना चाहिए, तो आप टेक्नीशियन और लोको पायलट के लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद जो बचते हैं जैसे कि टीसीसीसी है, इस चीज के लिए मिनिमम 12th होना चाहिए आपके पास, और 12th में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा मैंने एक और चीज लिखा है, शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड यानी कि आंसू लिपि। आप शॉर्ट हैंड अगर आपके पास डिग्री है, यानी कि आप इसका जानकारी रखते हैं, लिखना जानते हैं शॉर्ट हैंड, तो आप स्टेनोग्राफर के लिए एलिजिबल होंगे। बहुत ही मजेदार जॉब है ये स्टेनोग्राफर। इसमें भीड़ भी कम है, हाँ सीट भी कम है, भीड़ भी कम है, और कंपटीशन थोड़ा अच्छे लेवल का है। बहुत ही मतलब व्हाइट कॉलर जॉब में माना जाता है। उसके अलावा डिग्री और पीजी। गार्ड्स, स्टेशन मास्टर, इन पोस्टों के लिए आपको डिग्री होना जरूरी है। डिग्री में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, इस तरह का कोई भी बैचलर डिग्री आपके पास होनी जरूरी है। लेकिन कुछ पोस्ट में पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मांगा जाता है, जैसे हिंदी ट्रांसलेटर, ठीक है। इन पोस्ट के लिए आपको पीजी का होना जरूरी है। कुछ दिन में आने वाले समय में कॉमर्शियल अप्रेंटिस, कॉमर्शियल इंस्पेक्टर, इन सब पोस्ट के लिए पीजी में एमबीए का डिग्री मांगा जाएगा। अब देखिए, इसमें ये तो हुए ओपन मार्केट एग्जाम्स हैं। इसके कुछ और भी साइड रास्ते हैं। साइड रास्ते क्या है? स्पोर्ट्स कोटा। जिस तरह मैंने आपको ग्रुप डी में बताया था, वही क्राइटेरिया यहाँ पर आरआरबी ग्रुप सी के लिए भी लागू होता है। भारत स्काउट्स एंड गाइड, वो भी वही चीज है जो डी में था। और तीसरा जो चीज है वो है डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर। डिपार्टमेंटल एग्जाम सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो पहले से सिस्टम के अंदर है, यानी कि जो पहले से ग्रुप डी एम्प्लॉय हैं, वो डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर समय समय पर डिपार्टमेंटल एग्जाम निकालते रहते हैं अपने अपने बोर्ड की तरफ से। आप उसे क्रैक करके आप ग्रुप सी में आराम से आ सकते हैं या फिर प्रमोशन पाकर। ग्रुप बी, इसे दो वर्गों में बांटा गया है, गेजेटेड एंड नॉन गेजेटेड,
ठीक है। देखिए ग्रुप बी का जो एग्जाम है वो RRCB यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट कंट्रोल बोर्ड, इसके द्वारा लिया जाता है। इसमें जाने के भी रास्ते हैं। इसमें पहला तो ओपन मार्केट एग्जाम देकर, बहुत कम मात्रा में निकलता है ये, ओपन मार्केट एग्जाम देकर आप ग्रुप बी ऑफिसर बन सकते हैं, जिसके लिए आप किसी चीज के लिए डिग्री या फिर MA, डिग्री वालों के लिए भी निकलता है और उससे ऊपर के जो पोस्ट है उसके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन रखा जाता है। उसमें जाने के और भी रास्ते हैं, वो है स्पोर्ट्स कोटा। स्पोर्ट्स कोटा में कोई नेशनल लेवल इस तरह का नहीं, इसके लिए आपके पास मिनिमम इंटरनेशनल लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि आप इस देश के प्रसिद्ध खिलाड़ी होने चाहिए। जैसे कि अगर मान लीजिए आपने ओलंपिक में गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज कुछ भी मेडल इस तरह का लिया है, या फिर एशियाई खेलों में आपका प्रदर्शन अच्छा रहा है, आप इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर हैं, तो भी सरकार आपको नियुक्त करती है इसमें, उसे खेलकूद कोटे के तहत नियुक्त किया जाता है। और जो अंतिम रास्ता बचता है वो बचता है डिपार्टमेंटल एग्जाम, यानी कि जो ग्रुप सी एम्प्लॉय हैं वो डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर के ग्रुप बी अधिकारी बन सकते हैं। ठीक है। अब मैं आपको देखिए ग्रुप ए में आने के लिए कुछ रास्ते हैं। ग्रुप ए का जो एग्जाम होता है वो यूपीएससी लेता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और ये पोस्ट जो है वो गेजेटेड पोस्ट है, राजपत्रित, और इनके पास बहुत ही बड़ी मात्रा में शक्तियां उपलब्ध होती हैं, क्योंकि ये बीच के और ये भारत के राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसमें आने के लिए आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन डिग्री होनी चाहिए। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग डिग्री की मांग की जाती है, या फिर कुछ पोस्टों के लिए MA यानी कि PG कोर्स का, और डॉक्टरी सेवा में जाना है तो उसके लिए MBBS का मांग किया जाता है। इसमें आने का यही एक रास्ता है, ओपन मार्केट एग्जाम देकर, या फिर दूसरा रास्ता है डिपार्टमेंटल एग्जाम। डिपार्टमेंटल एग्जाम अर्थात जो अधिकारी ग्रुप बी में पदस्थ है यानी कि काम कर रहे हैं, उन्हें भी समय समय पर 4 साल 5 साल पर निकाल करके पोस्टिंग डिपार्टमेंटल एग्जाम के द्वारा ग्रुप ए अधिकारी बनाया जाता है। लेकिन इन्हें भी वही सारी क्राइटेरिया फॉलो करनी पड़ती है जो ओपन मार्केट के कैंडिडेट्स के लिए होती है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का हमारा ये सेशन? अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आकर हमसे ये क्वेश्चन डालें, मैं अगली वीडियो में आपका वो बात क्लियर कर दूंगा। और हाँ, जाते जाते इस चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करते जाएं। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।